हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं जो 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की है। तो आज उसी में हम 10th क्लास का जो आपकी हिस्ट्री रहती है उसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन्हें लेके आए हुए हैं। तो आइए अब हम उन्हें बिना किसी वक्त गवाए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका जो एक एक नंबर वाले आते हैं उनकी तरफ है, वो है हमारे जो अति लघु होते हैं। तो जैसे आपको बड़ा करके दिखाते हैं हम, ये है फ्रेडरिक सारियो कौन थे। जो ये आपके क्वेश्चन है इनके हमने आंसर भी दिए गए हैं आपको, ठीक है। पर आप जैसे क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, किसी और वीडियो में जाके इनके आंसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, पर इनको हमने एक्सप्लेन अभी फिलहाल नहीं करा है, क्योंकि अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और क्योंकि मुझे पता है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इन आंसरों को अच्छे से कर सकते हो, और ये इजी लैंग्वेज में एकदम लिखे हुए हैं। तो आप इन्हें अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको अगर ये आंसर समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये हमें समझ नहीं आया। हम इनकी एक डिटेल जो सॉल्यूशन है आंसर की, उनकी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं आपके। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये ड्यूक मेटरनिक कौन थे, मतलब जो इसमें करेक्टर आए हुए हैं, करेक्टर थे इस चैप्टर में काफ़ी सारे, जिनके बारे में बताया गया हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में। तो वो आपको देखने हैं, वो आपको बताने हैं, उनके बारे में पूछ लेता है पेपर में। तो वो चीज़ आपको इसमें हमने डाल दी है कि आप पेपर में अगर ये वर्डिंग आ जाए, ये नाम आ जाए, तो आप इनसे वाकिफ हो, आपको इनसे ये ना हो कि ये कौन थे हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने ये डाल दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मार्टे सक्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब जो ये था मार्टे सक्यू थे जो हमारे, उन्होंने किस प्रतिपादन किस सिद्धांत को दिया था, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाल वेरिन क्या था, वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये काफी बार पूछा गया आपके पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासियों को स्लाव कहा जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया काफी बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी, तो संधि का नाम बताइएगा आप। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आयरलैंड में प्रोटो स्टेट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें जैसे हमारे कभी कभार राइट और रॉन्ग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सही और गलत है, इसमें बताओ। तो ये बताना है आपको, 3-4 वो दे दिए जाएंगे सेंटेंस लिखे हुए, और उसमें बताना है। तो इसमें जैसे था, काबुल को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता था, तो इसमें हाँ या ना बताने। अगर आपका नहीं है या हाँ है तो उसके कुछ डिटेल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि क्यों नहीं कहा जाता था, क्यों। ये आपके जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके 4 पॉइंट दे दिए हमने, जिससे आप इन्हें अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें मिलान है। मिलान यानी कि कौन सा करेक्टर कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ रहता था। जैसे बिस्मार्क है वो जर्मनी में रहता था हमारा, गारी बाल्डी है वो इटली में रहता था, और जो सारियो थे वो फ्रांस के थे, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये हो गए आपके, ठीक है। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, हमारे जो 3 और 5 वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे। तो ये है पहला हमारा, ये फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की, ये आपका पेपर में काफी बार पूछा गया है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर से करिएगा। इसका आंसर भी हमने इसके नीचे दे गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फिर जो 3 और 5 वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें क्वेश्चन मेन होना चाहिए, वो करने हैं। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया, स्पष्ट कीजिए। तो नेपोलियन के बारे में बताना है, नेपोलियन कौन था, कहाँ से आया, ये भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और हमने इसके आंसर भी दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है 3, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो यूरोप की संस्कृति उसमें एक राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाई है, वो बताना है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है चौथा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे 3 और 5 दोनों में रखा है, ठीक है। और उसी हिसाब से इनके आंसर भी रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्गों में आने वाली बाधाएं क्या थी, ये भी आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा करें।
ये चर्चा करने वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं काफी बार, क्योंकि बच्चों को अपनी समझ से कि बच्चों को चैप्टर में समझ क्या आया वो चीज भी बतानी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण युद्ध था और दूसरा कारण साहित्य। स्पष्ट कीजिए, मतलब एक कारण तो भाई युद्ध हो गया उनका, और दूसरा कारण क्या था वो आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर और अन्य यूरोपीय देशों पर प्रभाव। इसे आप स्टार मार लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपने आगे। 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन कोड के प्रावधान क्या थे, यह भी आपको बताना है। और प्रावधान की मीनिंग क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोप के कुशल वर्ग, यानी जो कुशल वर्ग था उसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता था। तो पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मध्यम वर्ग आ गया या कुशल वर्ग आ गया तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 1815 की विनय संधि क्या थी। विनय संधि इंपॉर्टेंट रहती है आपके पेपर के लिए, तो इसे भी पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12, उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीति, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे, ये आपको बताने हैं, ठीक है। थोड़ी वर्डिंग हो जाती है वो, कभी कभार हम भी अटक जाते हैं, कोई बात नहीं। अब ऐसे आगे बढ़ते अपने। औद्योगिकीकरण की वृद्धि ने यूरोप के समाज और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। औद्योगिकरण क्या होता है, जैसे हमारे फैक्ट्री वगैरह लगा देना, कोई कोई काम चालू कर देना, तो उस चीज को कहा जाता है, यानी उसे बढ़ा देना किसी चीज को। उसने जो यूरोप के समाज की राजनीति था उसको कैसे बदल दिया था वो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप के राष्ट्रीय संघों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। संघर्षों में, जो यूरोप का राष्ट्रीय संघर्ष हुआ था उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी ये बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति और राष्ट्रीयवाद में योगदान। एक क्वेश्चन आप कंफर्म कर लीजिए, यूरोप में जो ये महिलाओं की स्थिति का है, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की स्थिति, इसके बारे में जरूर से पूछा जाएगा, ये आपको बताना ही बताना है, ये पढ़ के जाना है। और ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कौन कौन से सुधार किए थे, ये याद रखने आपको, ठीक है। ये सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी बोर्ड में आए वे सारे वही क्वेश्चन हैं। अब विनय संधि 1815 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, पहले तो पूछा था जो ये विनय संधि पूछा था मैंने, अब यह है विनय कांग्रेस, ठीक है। ये पार्टी हो गई, विनय कांग्रेस एक पार्टी हुई। 1815 के मुख्य उद्देश्य क्या थे इनके, ये भी आपको बताने हैं। मैटरनिक कौन थे, उसका क्या योगदान था। जो पहला क्वेश्चन जो एक एक वर्ड वाले में करा था उसमें बोला था मैंने मैटरनिक कौन थे, उसमें वर्डिंग दी थी, और उसका योगदान क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है जो हमारा आगे है वो है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। एकीकरण क्या होता है, वैसे तो ये बताओ पहले आप, एकीकरण होता है क्या, आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता होगा, एकीकरण के बारे में पढ़ लेना, है ना। और ये होता है इटली का एकीकरण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, किसकी देखरेख में हुआ था। अब ये है, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था, ये आपको बताना है। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व था, ये बताने आपको। अब जवलिन क्या था, इसका क्या महत्व था, ये भी पहले वर्डिंग है जो हमने पढ़ ली थी, जो एक एक नंबर वाले में बोला था हमने। अब है क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा जुकाम हो रहा है तो वीडियो में अगर थोड़ी आवाज आए तो उसके लिए भाई सॉरी, तो क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, पर आपके लिए कंटेंट लाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं। अब है, राष्ट्रवाद के उदय में मध्यम वर्ग की भूमिका क्या थी, ये वाला वही है, एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार तो कोई बात नहीं, उसे आप देख लीजिएगा। अब ये 1848 की क्रांति किन किन कारणों से हुई थी, ये आपके में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसे करिएगा जरूर से, ठीक है। और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद है तो पहला ही क्वेश्चन यही बनना चाहिए था, वैसे राष्ट्रवाद होता क्या है, इसे आप किस तरीके से समझते हैं ये आप बताइए, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया। अब आते हैं हम अपने सिर्फ जो 5-5 वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे स्किल बेस्ड होते हैं और पेपर में आ जाते हैं कई बार, वो वाले क्वेश्चन है अब ये सारे। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो नेपोलियन था उसके द्वारा सुधार किए गए थे वो बताने आपको क्या क्या थे, वो मैंने इसमें दे दिए आपको, कहीं और जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी इजी लैंग्वेज में लिखे, आप पढ़िएगा इन्हें। ये रहा, विनय कांग्रेस की मुख्य विशेषताओं और निर्णय लिखिए। जो अभी हमने क्वेश्चन उसमें था आपके, विनय कांग्रेस क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो उसके बारे में अब यहाँ भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके मुख्य निर्णय भी बताने आपको, ठीक है। ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये दोबारा आया हुआ है, तो इन्हें जरूर से आप पढ़िएगा। अब ये है, इटली के एकीकरण में युगोसेपी मेसिजनी
कावूर और गारिबोल्डी की भूमिका बताइए। भाई जो ये सारी वर्डिंग आए हुए हैं, ये सारे करेक्टर हैं इसके अंदर, इसमें जो लोग हैं उसके अंदर चैप्टर के, तो वो हैं ये कौन कौन थे, इनकी भूमिका क्या थी, ये पूछ लेता है। तो आप इन्हें जरूर से पढ़ लीजिएगा, मैंने डाल दिए क्वेश्चन। अब है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान स्पष्ट कीजिए। जो बिस्मार्क था हमारा, उसमें जर्मनी के एकीकरण के अंदर उसका क्या योगदान था, ये बताना है। और जो इसका क्वेश्चन है छठा, यूरोप में 1848 की क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। 1848 की क्रांति पहले पूछी थी, अब इसमें अगर 5 नंबर में आता है तो उसके साथ साथ कारण भी पूछेगा और उसके परिणाम क्या क्या हुए वो भी पूछेगा आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय और इसके परिणाम समझाइए। तो आई थिंक ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और ये आपके हो चुके हैं सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।